2030 का भारत, इस मुद्दे पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं और हमारे साथ अलग-अलग मेहमान जुड़ते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या 2030 के लक्ष्य भारत देश हासिल कर पाएगा या फिर नहीं। और इस तरीके से हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, सरदार महेंद्र सिंह वोरा जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी सर, और धन्यवाद भी करूंगी कि आपने समय दिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आप बात करने यहाँ पर आज मौजूद हैं। थैंक तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि 2030 के 17 लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत देश को मिले हुए हैं। अब उसमें सबसे पहला गोल ये है कि शून्य गरीबी, नो पॉवर्टी। आपको क्या लगता है 2030 तक भारत देश से गरीबी एकदम खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी? नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया है। जी। आपका सवाल जो है कि 2030 में भारत से गरीबी जा सकती है क्या? हम्म। हमारा देश इतना बड़ा है और हम्म। जो हालात अभी देश में है नीचे जी। तक, आज जो हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं गरीबों को राशन मैं दे रहा हूँ, जी। राशन दिया जा रहा है, तो वो 2030 तक कैसे वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा, ये आप सोचिए। हम्म। बहुत मुश्किल है। सबसे पहले लोअर लेवल पे हमारे को लोगों को इस तरीके से मदद करनी होगी कि बिजनेस उठे। हम्म। बिजनेस उठेगा, रोजगार आएगा, पैसे का रोटेशन होगा, तब जाके हमारी 2030 तो वैसे बहुत जल्दी की बात है, 6 साल में नहीं होगा, तब हम जी। कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। सिर्फ राशन हम्म। देने से गरीबी नहीं हटेगी। हमारे को कर देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लोअर हम्म। लेवल पे हमको लोन्स तक बंटवाने होंगे ताकि छोटी छोटी दुकानों को बिजनेस करने के लिए उनके पास पैसा आए, रोटेशन हो और बिल्कुल। उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरे, तब जाके बिल्कुल। ये सोच सकते हैं। अभी इतनी जल्दी नहीं। बिल्कुल, यानी कि हम अगर ये कहें कि 2030 के जो लक्ष्य हैं, तो 2030 तक तो हासिल नहीं होने वाला है, ये दो कह सकते कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हैं। हालात चल रहे हैं देश में, हम लोग हुँ। डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को लड़ने और लड़ाने की बात करते हैं। डेवलपमेंट बिल्कुल। होगी जब हम गरीब तबके को आगे बढ़ाने की सोचेंगे और पूरे देश बिल्कुल। एक माला में पिरोने की सोचेंगे। करेक्ट, करेक्ट। ये देश किसी एक का नहीं है, हम सबका है। और देश हुँ। डेवलप हो पाएगा जब तक हम सब एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने सिर्फ अभी राशन की बात कही कि मोदी जी राशन बाँट रहे हैं, तो राशन बाँटने से काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा नीति आयोग की जब रिपोर्ट सामने आती है, तो उसमें कहा जाता है कि गरीबी दर जो है वो कम हो चुका है। मतलब भारत देश में अब गरीब बहुत ही कम हैं। तो हम्म, इस पर आप क्या कहेंगे? हालाँकि अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे, तो हालात एकदम पलटे हुए दिखेंगे आपको। हर गली मोहल्ले, हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको ढेरों ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनके ऊपर सरकार 1% भी ध्यान नहीं दे रही है, या किसी की भी हम बात करें तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या? मैडम, नीति आयोग का काम जो है वो अगर ठीक ढंग से होता तो बात ही क्या होती। आपको हर गली हर मोहल्ले में आपको गरीबी दिख जाएगी। और वो जो हुँ। बोल रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है, अगर गरीबी कम हो रही है तो इतने लोगों को फ्री में राशन क्यों बांटने की नौबत आ रही है? कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि राशन जो दिया जा रहा है, हम्म, तो जब मैं बात करती हूँ लक्ष्यों की, तो ये सामने आ जाता है कि जब तक भारत देश के सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे इन लक्ष्यों के लिए, एक सिर्फ सरकार ही नहीं, हर एक नागरिक का यहाँ पर उत्तरदायित्व बनता है कि वो भी इसमें सपोर्ट करे। अब यहाँ पर जब फ्री में ही भारत में हर चीज फ्री में देती जा रही, सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आते ही सारी चीजें फ्री में देने की घोषणा करना चालू कर देती हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे। तो क्या इस फ्री के चक्कर में जो एफिशिएंसी है लोगों की, एफिशिएंसी एक तरीके से कि 2 किलो अगर राशन मिल रहा है, तो ठीक है 2 किलो राशन मिल रहा है, कमाने की क्या जरूरत है? ठीक है 2 किलो मिल रहा है। तो कहीं आपको क्या लगता है, इस ये फ्री की जो रेवड़ियां हैं उनकी वजह से भारत देश के लोगों में एफिशिएंसी
जो कहते हैं इंग्लिश अंग्रेजी में, क्या ये कम होती नजर आ रही है? ऐसा है कि अगर आप फ्री में राशन की बजाय कैश फ्लो करेंगे, तो जैसे हम्म राहुल गांधी जी ने बोला था कि हाँ जी हम लोग कैश डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। अगर कैश जाएगा, आज अगर मुझे कैश आता है तो मैं सोचूंगा मुझे इससे कुछ बिजनेस करना चाहिए, कुछ काम हम्म करना चाहिए। काम करूंगा रोटेशन होगा, काम नहीं करूंगा रोटेशन नहीं होगा। अगर मुझे फ्री में अगर कोई राशन देता रहेगा तो काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जितने का बिल्कुल। आप राशन दे रहे हैं, अगर यही पैसा आप नीचे तबके में डायरेक्ट कैश फ्लो करेंगे, तो अपने हम्म, आप जिसको आप पैसा जाएगा वो कहीं ना कहीं तो खर्चा करेगा। खर्चा बिल्कुल। करेगा तो उससे बिजनेस की तरफ, चाहे छोटे लेवल पे हो, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे आप किसी लेवल पे भी देखो, कैश फ्लो जी। रहेगा, अपने आप आपका देश, हमारा देश अपने आप डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। और गरीबी तभी बिल्कुल। दूर होगी जब कैश फ्लो आएगा। आज ये हो गया कैश फ्लो कुछ चुनिंदे बिजनेसमैन के पास पड़े हैं, पैसा कुछ चुनिंदे बिजनेसमैन के पास पड़े हैं, लेकिन उसके नीचे अगर आप बात करोगे तो पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है। लोगों के हम्म बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स के क्या हाल हो रहे हैं। जॉब्स नाम की चीज की जहां इंटरव्यू ये जी। एग्जामिनेशन इंटरव्यू की बात चलती है और जॉब्स तो मिलते ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हम्म। स्कैम है एक तरीके से देखा जाए तो, हम्म मुझे जहां हम्म, तक लगता है। अगर आज हम बिल्कुल। देखते हैं कि कोई गवर्नमेंट नौकरियों का फॉर्म निकलवाती है कि हाँ मैं चलो एक हम्म एग्जांपल देता हूँ, 1,000 नौकरियां दे रही है, 1,000 नौकरियों के लिए कम से कम 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 5 लाख हम्म लोगों के फॉर्म भरवा दिए जाते हैं। उसके बाद जब उसका एग्जामिनेशन की बात आती है, वो पेपर लीक हो जाता है धीरे से। अब वो कैसे लीक हम्म होता है उसकी तह तक कोई नहीं जाता है, सिर्फ बवाल मचाते हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। लेकिन जो 5 लाख बच्चों ने पैसा भरा है जी। फॉर्म लेने का, अपने जो भी गवर्नमेंट को पैसा भरा है, जिस जिसको भी पैसा भरा है, वो जी। पैसा कहाँ जाएगा? ना तो नौकरी मिलेगी, ना हम्म आपको कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ धीरे से पेपर लीक करके, और वो बात को फिर आगे 6 महीने 8 महीने तक या साल भर तक वो ये इंक्वायरी होती रहेगी और उसका रिजल्ट आएगा बिल्कुल। कुछ नहीं। तो ये सब बिल्कुल। चीजें हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ेगी। जो हम्म पढ़ा लिखा तबका है उसको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ विश्वास कर रहे हैं, कहाँ गवर्नमेंट को वोट कर रहे हैं, और हमारे को क्या हमारे देश में चेंजेस चाहिए कि बिल्कुल। नौकरी की बात हो, काम की बात हो, ना कि इधर उधर इसका इसने ये किया उसने वो किया। आजकल वही चल रहा है देश में, काम की बातें बिल्कुल। नहीं हो रही है। और जब तक आप कितने भी स्किल डेवलपमेंट करा लो, कितना भी कुछ करा लो, जब तक आप जॉब्स नहीं दोगे तब तक उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा। हम शिक्षा की तरफ मुड़े हैं तो एक सवाल यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि एक और लक्ष्य है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। मतलब ऐसा लक्ष्य है कि शिक्षा मिल रही है लोगों को, और लेकिन क्वालिटी फुल एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, डेटा पर अगर मैं कम विश्वास करूं, ग्राउंड रियलिटी को जाके देखूं, तो हम्म। लोगों को शिक्षा भी नहीं मिल रही है। बेसिक शिक्षा से भी अभी भारत देश के कई ऐसे नागरिक हैं जो वंचित नजर आ रहे हैं। और इस पर गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य जरूर मिला हुआ है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत देश में आपको सबसे आपको क्या लगता है कौन सा राज्य ऐसा होगा जो शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहा है, या बहुत पढ़े लिखे लोग वहां से अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं, या वहां पर एक गांव से लेकर शहर तक की शिक्षा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है? क्या आपकी नजर में ऐसा कोई राज्य है? मैडम, शिक्षा का तो ऐसा है, अगर हम क्वालिटी देंगे एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिटी देंगे, और हम थोड़ा ईमानदारी से बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो शिक्षा अपने आप हो जाएगी। असल में आप किसी सिटी की बात मत करो, क्योंकि हमारे देश में ग्रामीण एरिया बहुत है। अगर आप ग्रामीण में जाके देखोगे तो वहां हम्म पे बच्चे जाते कितने स्कूल में, 4 6 5 8, और टीचर बिल्कुल। उसके ऊपर 3 3 होता है। जो तीन हम्म टीचर अगर 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से इतना पैसा लेगा, और बच्चों जी। की
एडमिशन की भी नहीं सोचेगा तो कहाँ से पढ़ाएगा। उसको भी पता है बिल्कुल। बच्चे है नहीं। गवर्नमेंट को ये भी नुकसान होता है, और गवर्नमेंट को दूसरा टीचर्स को प्लस बच्चों को नुकसान होता है। टीचर बोलती है कि हाँ बच्चे नहीं है, और बच्चे बोलते हैं टीचर पढ़ाता नहीं है। हम्म। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं जी। किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी। वहां का एक आपको सीधा बताता हूँ। नागपुर में क्या होता है, आप बच्चों को 1 to 10 तक जैसे तैसे पढ़ लेगा स्कूल जाके, लेकिन वहां हम्म। 11 से जूनियर कॉलेज शुरू हो जाता है। नागपुर की हम्म। आप कहीं पे भी चले जाओ मैक्सिमम कॉलेज में, कि 11th और 12th के बच्चे पढ़ते हैं क्या, नहीं जाते हम्म। कॉलेज। क्योंकि जी। कॉलेज टाइप्स कर लेता है ट्यूशन इंस्टीट्यूट से। ये हम्म। बहुत सोच गहराई वाली बात आपको बता रहा हूँ। कॉलेज जी। टाइप कर लेता है ट्यूशन इंस्टीट्यूट से। कॉलेज का फीस होता है 3,000, 4,000, 5,000 रुपए। जी। ट्यूशन का फीस स्ट्रक्चर होता है 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तक। बिल्कुल। बच्चा कॉलेज में जाएगा 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है, हम्म। और ट्यूशन क्लासेस पूरी अटेंड करेगा वो। तो बिल्कुल। सरकार ने ट्यूशन क्लासेस को परमिशन दी है कि कॉलेज को दी है, मुझे ये नहीं समझ में आता। कॉलेज के हम्म। पूरा स्ट्रेंथ रहता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से टीचर्स होती है। लेकिन अगर आप हम्म। बात करेंगे तो टीचर्स आके सिर्फ कॉलेज में बैठते हैं। कई जगह तो बिल्कुल। ये आया है कि वो टीचर जो कॉलेज में पढ़ाता है, वो कॉलेज हम्म। से भी सैलरी लेता है, और खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल के रखा हुआ है उसने। बिल्कुल। हाँ। हाँ भाई, मैं यहाँ से भी सैलरी लूंगा, या यहाँ पे मेरा बिजनेस चलेगा इधर ये। और पेरेंट्स जी। को कितना प्रेशर आता होगा, जो पेरेंट 2,000 रुपए की फीस नहीं भर सकता है, या 4,000 बिल्कुल। फीस नहीं भर सकता है, उसको मजबूरी में अपना पेट काट के, अपने काम धाम रोक के, कैसे करके वो उसकी ट्यूशन की फीस देता होगा, ये हमारे टीचर्स नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने एजुकेशन से रिलेटेड बात कर ली, गरीबी की बात कर ली कि 2030 तक गरीबी हट पाएगी या नहीं। एक और यहाँ पर बेसिक, जैसे हम फोकस कर रहे हैं 3 लक्ष्यों पर, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और हम्म, अच्छी शिक्षा व्यवस्था। हम्म, अब बात आएगी भुखमरी की। हम्म। या कहा जा रहा है कि भुखमरी कम हो रही है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपने देखा होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक मैं है। कोई चेक कर लीजिए, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसी को चेक कर लीजिए। जी। 2014 से पहले हम कहाँ थे, और 2014 से 2024 में हम कहाँ हैं। हमारे को इंडेक्स पता चल जाएगा गरीबी भुखमरी में हमारे देश की क्या हालत हो चुकी है। हम बिल्कुल। आज बहके हुए हैं, हम रियलिटी नहीं सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब हम्म। एक बोलते हैं ना, हम अपने हाथों से अपना, मेरा तो समय निकल गया, मेरी पढ़ाई निकल गई, मेरा बिजनेस हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मेरी उम्र हो जाएगी, आज जी। 50 हो गया। आजकल के जमाने में 50, 55, 60 कोई ज्यादा, यानी उसके ऊपर का इंसान सोच भी नहीं सकता कि हम चल जी। पाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल। हमारे बच्चों की बात करो ना, तो मुझे दुख होता है और चिंता होती है कि मेरे बच्चे मीन्स आपकी भी फैमिली में, आपका भी एज अभी कम होगा, लेकिन जी। आज से 5 साल 10 साल बाद हम किस तरफ जाएंगे, हमें कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हमारा बच्चा सिक्योर्ड नहीं होगा, हमें चिंता रहेगी। और आज के हालात में जो देश में चल रहा है, हमारे जी। देश में ऊपर से नीचे तक, हम नहीं हम्म। समझते हैं कि कोई देश का सोच रहा है। एक राहुल बिल्कुल। गांधी आवाज उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन हम्म। उससे इतना इफेक्ट इस गवर्नमेंट को नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है 2024 के बाद थोड़ी हंग असेंबली जो आई है, तो जी। मोदी सरकार को कई स्टेप्स वापस खींचने पड़े, और आगे भी हम्म। खींचने पड़ेंगे। जनता का सोचना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बिल्कुल। 2, 3 धन्ना सेठों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, आप यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा। तो वही मैं, जैसे आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, उसकी रिसर्च करने बैठ जाएं, तो सारी पिक्चर जो है वो सामने क्लियर हो जाएगी कि जी, क्या हालात बने हुए हैं भारत देश के। अब अगर इसमें एक बात सामने निकल के आई कि राजनीतिक पार्टियां तो हैं इस चीज के लिए जिम्मेदार, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम नागरिक जो है, जो वोट देता है, जो सरकार से उम्मीद रखता है, मैं वहां पर
उनकी गलती ज्यादा मानती हूँ कि अगर आप वोट कहीं दे रहे हैं तो आपको सोच समझ कर सारी चीजें रिसर्च करके देना चाहिए। लेकिन भारत देश का चलन क्या है कि भारत देश के नागरिक जो हैं वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा सा प्रचार करेगी और फ्री में चीजें देने की बात कहेगी या हमको जिता दीजिए हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो वहां पर भारत देश का नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके और बिना सोचे समझे डिसीजन मेकर बन जाता है। अब यहाँ पर मैं वजह क्या मान सकते हैं सर कि वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर एजुकेशन कम है या अवेयरनेस कम। मैडम, हमारा जो देश की जनता है ना, बहुत भोली है। वो बहुत जल्दी भूल जाती है कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम्म। अभी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, जी। उसके पहले आपने कोविड भी देखा होगा, उसके पहले आपने हम्म। नोटबंदी भी देखी होगी, उसके पहले जी। आपने जीएसटी भी देखी होगी। हम शुरू हम्म। नोटबंदी से। नोटबंदी जब लागू की गई, जी। मुझे बड़ा हैरानी, मुझे क्या आपको भी ये बात की हैरानी हुई होगी कि हम्म। हमारा पैसा और हमारे घर के लोग बैंक के लाइन में लगे, वो भी सिर्फ 2,000 रुपए के लिए। कई दिन हम्म। ये उस उसका सोचो, जो मजदूरी करता है, जो रोज कमाता था, रोज खाता था। आपके तो भी अकाउंट में पैसा होगा कि आप चलो 2,000 बैंक से निकाल के ले आए, लेकिन बिल्कुल। जिसके पास कुछ नहीं था, एक झटके में नोटबंदी लागू हुई और उसके खाने जी। के लाले। इसको बिल्कुल। आप देखेंगे, ये नोटबंदी लागू करके आज इतना साल हो गया है, आपको लगता है कि नोटबंदी जायज थी? किसी को भी नहीं लगेगा। लोग बिल्कुल। मरते रहे और सरकार के कान में जू भी नहीं रहेंगी कि हाँ भाई क्या हमें बोला गया कि हाँ कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। लोगों के घर में शादियां होनी थी, बिल्कुल। बिल्कुल। शादियां तक नहीं हो पाई थी क्योंकि वो बेचारों ऐसे। बिल्कुल। गरीबी की हालत देख लो। नोटबंदी के बाद हम थोड़ा सा उभरे ही थे, जीएसटी लागू कर दिया गया। जीएसटी भी ऐसा प्रोग्राम था, पहले किस पे 28% लगाया गया, कुछ दिन देखा हम्म। लोग चिल्ला रहे हैं तो उसको 18 कर दिया बिल्कुल। गया, फिर लोगों ने चिल्लाया, फिर कुछ कम कर दिया। मतलब कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं। बिल्कुल। जीएसटी लागू किया तो उसके लिए लोगों को कुछ फायदा है। जब तक आप आज के पोजीशन में ये हो गया है, जब तक आप जोर से आवाज नहीं उठाओगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम जैसे बिल्कुल। किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ बिल रखा गया, किसान बैठे जी। रहे। आज हमारे घर का एक सदस्य अगर उसकी डेथ हो जाती है, हमको बहुत बुरा लगता है, हम कई कई सालों तक उनका सोचते हैं। तो ये जी। सोचिए कि किसान आंदोलन में करीब करीब 800 900 हजार किसान शहीद हो गए, और हम्म। हमारे ही किसान भाई, हमारी ही बिल्कुल। सरकार उससे मिलने का नहीं सोची। तो सोचिए कि क्या हमारी देश के प्रधानमंत्री हैं या हमारी सरकार की क्या जवाबदारी है अपने ही लोगों को बिल्कुल। मरने के लिए छोड़ के। ये भी सोचने बिल्कुल आप वाली सही बात कह रहे हैं। ये है। तमाम बातें ये यहाँ पर ये सिद्ध कर रही हैं कि कुल मिलाकर जनता को यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए लेकिन जनता को यहाँ पर बेवकूफ बनाया। मैं एक और रियलिटी सवाल। है। हाँ बिल्कुल, मैं एक और सवाल मेरे जहन में यहाँ पर उठ रहा है कि लोगों की बात होती है तो क्या लगता है आपको एक आम नागरिक की इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या भूमिका हो सकती है? आम नागरिक क्या कर सकता है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? देखिए, आम नागरिक को पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में देश में क्या हुआ, हम्म। पिछले 10 साल में देश में क्या हासिल हुआ और क्या नुकसान हुआ, ये बिल्कुल। सोचना पड़ेगा। और हम्म। उसको ये सोच के करना पड़ेगा, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम हम हम्म। लोग एक ढंग से सुई तक नहीं बना सकते थे। और हम्म। 2014 तक हमने क्या नहीं किया। 2014 तक अगर आपको अच्छे से याद होगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, चाहे हम्म। वो गैस पे ले लो, चाहे पेट्रोलियम, जो भी यानी नीडेड वाली, जो रोज की जरूरत वाली चीज होती थी, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती थी कि आपके ऊपर बर्डन नहीं जाने को होना। आज हम्म। की पोजीशन में सब्सिडी नाम की चीजें खत्म हो गई। आज आप ट्रेन में सफर करो, सीनियर सिटीजन के डिस्काउंट जो आते थे,
वो बेचारा एक 70+ का जो बंदा होता था उसको आराम से कुछ 50% डिस्काउंट मिल जाता, वो खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और देश की जनता को खास तौर पे पिछले 10 साल के उनके साथ हुई नाइंसाफी उसका जी। सोच के आगे वोट करना पड़ेगा। जब तक जनता थोड़े से लालच में वोट हम्म। देना नहीं करेगी तब तक बिल्कुल। हमारा ही भला। आज अगर मैं बिल्कुल। कुछ लालच या कुछ लालच में अगर अपना वोट गलत जगह देता हूं तो मुझे हम्म। सोचना पड़ेगा आज तो मेरे को मिल गया कुछ, लेकिन जी। आगे मेरे बच्चों का क्या होना है, मेरे हम्म। बच्चों का क्या। ये बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर हर एक नागरिक को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोच तो वही पाएँगे सर जो एजुकेटेड होंगे। आप जो एजुकेटेड नहीं होंगे उनकी वहां तक सोच ही नहीं जा पाएगी, तो उन लोगों के लिए क्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनएजुकेटेड लोगों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा है भारत देश में, और वहीं से सारी जो रणनीति है वहीं वहीं पे लगती है। अगर कुल मिलाकर देखें तो एक एजुकेटेड क्लास या फिर उनसे ज्यादा एजुकेशन जिनको मिल जाती है वो थोड़ा बहुत एनालिसिस कर भी लेते हैं, लेकिन जिनको कुछ पता नहीं है उन्हीं के ऊपर तो सरकार की सारी रणनीतियां काम आती हैं, सारे स्ट्रैटेजीज जो है वहीं से तो चालू होती देखिए एजुकेशन हमारी स्टार्टिंग में बात हुआ, मैंने एजुकेशन का माइनस बता दिया कि क्या होता है, ये लोग कैसे करते हैं। है। जी। और एक था कि बोलते थे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज की जी। पोजीशन में ये हो गया पढ़ेगा इंडिया तो मांगेगा, हक मांगेगा, रोजगार हम्म। मांगेगा। तो ये जो जी। बीजेपी सरकार है ना पढ़ने पे देती है, ना ताकि पढ़ेगा नहीं तो रोजगार भी नहीं मांगेगा। मोबाइल में लगा रहे, आजकल का बच्चा से लेके हर चीज मोबाइल में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको ये सोचना बंद हो गया। उनकी जो बुद्धि है ना एक तरीके से हम्म। उस साइड से साइड है कि मुझे मेरा भविष्य में क्या करना है। तो बिल्कुल। रोजगार के लिए तो हमारे को बहुत जरूरी है, और एजुकेशन के लिए सरकार की हम्म। इच्छा शक्ति पे डिपेंड। और हमारी जो एक मैं थोड़ा सा ट्रैक के बाहर की बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जी। आपने भी बोला आखिरी सवाल है। जी। जी। ये जो सरकार है किस हम्म। तरीके से काम कर रही है, जो सोचा है ये मेरा दिमाग बोलता है। एक कंपनी हम्म। होती है, और मुझे लगता है 2014 सर कंपनी तो एक भी नहीं बनी है, जहां हम्म। तक मुझे क्या 100% एक भी नहीं बनी। तो गवर्नमेंट की हम्म। एक कंपनी होती है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। जी। गवर्नमेंट डायरेक्ट तो उसको बेच नहीं सकती है, तो उसको नुकसान पे बताती है। उसको नुकसान लाते लाते 40,000 करोड़ और नुकसान लाके 25,000 करोड़ पे उसका वो करती है, हम्म। यार ये तो कंपनी नुकसान में जा रही है, इसको जी। प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। फिर वो हम्म। 25,000 करोड़ पे बोली वो लेता है 20,000 करोड़ में। वो जी। जैसे अंबानी अडानी जैसे बड़े जो धन है वो ही खरीदता है। अब हम्म। 50,000 की कंपनी वो लेता है 20,000 करोड़, भरता हम्म। कितना है 2,000 करोड़, 10% हम्म। भरता है। और वही कंपनी को पूरा 18,000 करोड़ रुपए तो बैंक देती है। तो जिसको हम्म। जिसको 2,000 करोड़ भर के 50,000 करोड़ की कंपनी मिल रही है, तो सोचिए हम्म। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम देश के बिल्कुल। भले की बात कर रहे हैं, देश को डुबा रहे हैं। अब इसका दूसरा साइड देखो, ये सरकार हम्म। जानती है बहुत कि अगर मैंने रिजर्वेशन की बात किया तो देश की जनता हम्म। इन खड़े भी नहीं होने देगी, उखाड़ के फेंक देगी। जी। आप हम्म। या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपका खुद का है, तो हम्म। उसमें आप मर्जी रहती है कि आप रिजर्वेशन यानी सिख को लो, किसी दूसरी कम्युनिटी को लो, या किसी रिजर्वेशन वाले को SC ST को लो। क्यों? क्योंकि वो हम्म। प्राइवेट, तो उसमें ये बिल्कुल। नहीं देखा। तो ये जब ये कंपनी बेचते हैं ना, इसके साथ हम्म। साथ इसका ये सिस्टम रिजर्वेशन वाला भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल। ये देश की जनता पे कंपनी भी गई, रिजर्वेशन भी गया। ये सब हम्म। चीजें सोचना बहुत जरूरी है, और इस पे भी हमारी देश की जनता को वर्कआउट करना पड़ेगा, सरकार पे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल। कंपनियां बेच
आपका काम है कंपनियां बनाना, ना कि कंपनियां बेचना। देश तब डेवलप होता है जब चीजें बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने यहाँ पर सही कहा और बहुत अच्छी आपने बातें बताई। मुझे लगता है पूरा रिसर्च बेस जो आपने बताया, आपका रिसर्च था वो, और आपने देखा है कि किस तरीके से ये जो काम है वो किया जा रहा है। तो इतनी सारी जी, बातें और बताने के लिए और गहरी बातें जनता के सामने लाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके भी द्वारा 2030 के जो लक्ष्य हैं उनको लेकर आप भी हमेशा एक्टिव रहेंगे और आपका भी उसमें योगदान ज़रूर नज़र आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। फिर मैं जय हिंद, जय भारत।